बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा, मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताता चलूँ कि आज हम किस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में से कुछ ऐसे मौज़ूआत का इंतख़ाब करें कि जिससे कहीं ना कहीं हम अपना किरदार यहाँ पे बैठ के निभा रहे हों और बहैसियत शहरी भी अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस कर रहे हों। तो आज हमने जिस मौज़ू का इंतख़ाब किया है उस मौज़ू का ताल्लुक़ जो है वो कराची से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बदकिस्मती से यहाँ पे उन सब ही चीज़ों का फुक़दान है जिससे शहरियों का सुकून वाबस्ता है। वो चाहे बिजली की आंख मचोली हो, कराची में आज भी आपको ऐसे इलाके नज़र आएंगे जहाँ पे लोड शेडिंग बाकायदगी से हो रही है और लोड शेडिंग की वजह से पैदा होने वाले मसाइल आप सब जानते हैं। पानी का ना होना, पीने का पानी हो या घर के इस्तेमाल का पानी हो, वो भी एक बहुत ही बड़ा मसला है। अच्छा, फिर सड़कों की हालत जो है वो भी आप जानते हैं कि कैसी है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात जो हैं ये तो सबसे ही ज़्यादा नंबर ले गए। सफाई के जो नाक़िस इंतज़ामात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जगह जगह पे कचरे के ढेर हैं। हम आए दिन ख़बरें सुनते हैं कि फ़लाना नाला जो है वो बंद हो गया, वहाँ पे कोई बच्चा गिर गया, वहाँ पे कोई किसी की मतलब कचरे के ढेर की वजह से बरसाती नालों का बंद होना और ना जाने क्या क्या मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। तो आज हम सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर कराची के शहरी वो कचरे के ढेर पे रहने पे मजबूर क्यों है। क्या ये कचरा कभी हमारी ज़िंदगी में यहाँ से हटेगा, किसकी संजीदगी से ये बेहतर हो सकता है, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, माशाअल्लाह। सर, कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है, लेकिन यहाँ की हालत कोई एक मसला नहीं है, यहाँ हज़ारों मसले हैं। और आज जो हम स्पेशली जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कचरा, कूड़ा करकट, पूरा कराची उससे भरा हुआ है। सर, जो भी इदारों को देखो, एक इदारा जो है वो अपनी गफलत जो है वो दूसरे इदारे पे डाल देता है। शहरी हुकूमतों से पूछो तो शहरी हुकूमतें कहती हैं कि सूबे इसके ज़िम्मेदार हैं। सूबाई हुकूमत से पूछो तो वो वफाक पर डाल देती है। वफाक से पूछो तो वो कहते हैं कि सूबे खुद मुख्तार हैं 18 अमेंडमेंट के बाद। तो कोई इसको ओन क्यों नहीं करता और फिर आवाम क्या करे? वो तो बिल्कुल चकरा के रह गए हैं, क्योंकि इतनी बदबू हम देखते हैं, उससे ताफुन भी फैलता है और बीमारियां भी फैलती हैं। और पिछले साल की ना एक खबर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची के मसाइल के हल के लिए ये पाक फ़ौज को भी किरदार अदा करने की हिदायत की थी, आपको शायद याद हो। जी बिल्कुल। बारिश के बाद। जी देखिए, इसका स्टार्ट मैं करूँगा अल्लामा इकबाल के एक शेर से कि नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुलों के खामोश रहूं। अच्छा, ये नाले वो वाले नहीं है जो बरसाती नाले होते हैं। अच्छा, ये नाले हैं शिकवा। अच्छा, ये शिकवा है। और एक्चुअली अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाबी शिकवा है, उससे एक शेर है। अच्छा। बात ये है कि मेरा ख्याल है शायद अल्लामा इकबाल ने पहले ही देख लिया था कि कराची में ये पोजीशन होगी नाले की, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नाले बुलबुल। यहाँ मसला ये है कि मतलब कोई इसको ओन करने को तैयार ही नहीं है। यानी कि हर आदमी फरियाद कर रहा है और सुनने वाले सुन रहे हैं। वो है ना, हम नवा मैं भी कोई गुलों के खामोश रहूं। और यहाँ पर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो गुल है, फूल की मानिंद है। आप बुलबुल उसके सामने कुछ कहती रहे, बुलबुल है अवाम, गुल है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी के सामने वो अवाम बुलबुल बेचारी नाले कर रही है, वो रो रही है, वो फरियाद कर रही है कि जी खुदा का वास्ता हमें देखो, हम कराची के बासी हैं, हमारे लिए सफाई करो, हमें पानी दो। अच्छा, कराची है मिनी पाकिस्तान, आपको पता है। कराची की सफाई, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जी सिटी गवर्नमेंट कहती है कि जी सूबे का गवर्नमेंट, सूबा कहता है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली कराची एक मिनी पाकिस्तान है और इसकी सफाई ना सिटी गवर्नमेंट का अकेले का काम है, ना सूबाई गवर्नमेंट का, और जाहिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें कुछ ना कुछ शेयर होता है। बट द मेन स्टेक होल्डर इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, सॉलिड जो मैनेजमेंट है सिस्टम, उसके अंदर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है
इसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 14 शहजादे उसकी कमेटी के मेंबर हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 14 शहजादे, मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के मानने वाला था कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये मतलब एक इदारा जिसका काम ही सिर्फ कचरे को ठिकाने लगाना है, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कुछ के कचरे के इतने जगह जगह पे ढेर हैं कि उसके ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा है, और साल में 1-2 दफा ऐसा होता भी है कि वो कोई ऐसी वबा फैलती है जिसकी वजह कचरे के ढेर होती है। अच्छा, तो ये सॉलिड मैनेजमेंट ये कहाँ पे है, ये क्या काम कर रहा है और ये क्यों है, अगर मतलब उस अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आ रहा है क्या, और कोई इदारा कुछ इस बारे में बताइए हमें। देखिए मसला ये है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली उसका जो चेयरमैन है वो है सीएम साहब। अच्छा, या सीएम साहब का कोई नुमाइंदा उसमें होता है, और वो 14 शहजादों की जिनकी बात कर रहा हूँ वो है ब्यूरोक्रेसी के और 1-2 सिविल सोसाइटी के बंदे हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के जो 14 शहजादे हैं उनमें नाम लेने की जरूरत नहीं, 1-2 तो आप समझेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी, जाहिर है कि वो लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होगा जो उसमें मेंबर होगा। उसके अलावा दूसरे सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं उसमें, प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरीज भी उसके मेंबर्स हैं। ये वो लोग हैं बड़ी माजरत के साथ कि जिनके अपने डिपार्टमेंट नहीं चल रहे हैं, इसमें वो मेंबरान है कि जिनके अपने डिपार्टमेंटों की हालत ख़राब है और वो उस 14 लोगों के मेंबर कमेटी के मेंबर हैं। तो वो क्या करेंगे जिनको अपने कामों से फुर्सत नहीं, जिनके दरवाज़ों के बाहर 100-100 200-200 आदमी एक वक्त में खड़े होते हैं अपनी एप्लीकेशंस लेके, वो लोग कराची की सॉलिड मैनेजमेंट जो है उसकी कमेटी के मेंबर हैं। उसके अंदर 1-2 सिविल सोसाइटी के लोग, 1-2 जैसे अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक उसमें सदर भी उसका मेंबर है। बात ये, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले अपनी बिजनेस देखेंगे, वो कराची की सफाई देखेंगे, वहाँ वो उसका जो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो स्ट्रक्चर ही गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हर काम में, जैसे मैं बताता हूँ ना, हर काम में हमारे यहाँ बाहर की वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके अंदर भी वर्ल्ड बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक मेरे ख्याल है 1.6 कुछ ऐसे बिलियन दिया है, और मुख्तलिफ बैंक देते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट इमदाद की है किस, इसमें भी सर हमारे सारे काम, मतलब शायद एक मेरा ख्याल है बच्चे पैदा होने में इमदाद नहीं होती, बाकी सारे काम में हमारी जो है ना वो इमदाद है हमारे यहाँ, मतलब स्ट्रक्चर इमदाद पे चल रहा होता है, हर चीज़ इमदाद पे चल रही होती है। तो ये हमारे शहरों की सफाई के अंदर भी जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक और वो दूसरे जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि उन्होंने जगाया है 2014 में मेरा ख्याल है सॉलिड मैनेजमेंट की जो ये बनी है कमेटी, उसमें बनी है। उसके अंदर फिर उसके साथ देखें, मैं अकेला उसको नहीं कह रहा, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अब आपके यहाँ बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं, जो बल्दियाती निज़ाम था वो मेयर साहब बेचारे रोते रोते सो गए, वो उनका टेन्योर पूरा हो गया और वो क्या रोते थे, मैं क्या करूं, मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं क्या करूं, आधा कराची कैंटोनमेंट बोर्ड का है, आधा कराची ये है, वो रोते सो जाते थे। तो बात ये है कि देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि उसमें कोई ओन नहीं करता ना, सब कराची की सफाई मिल के करनी होगी। कराची की सफाई हमें सारा एक मैनेजमेंट बने, ये छोटा, अब मैं आपको बताऊं, देखें कैलबरी कनाडा का एक शहर है, नंबर 1 है सफाई में, लग्जमबर्ग नंबर 2 है, सिंगापुर में आप थूकें तो वहां पर जुर्माना है और बाकायदा ऑफेंस है, वो सिंगापुर में थूकना जो है ऑफेंस है, जुर्म है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस है वो। तो और हमारे तो आप दीवार पे थूकने की बात करें, कुछ भी करें तो कुछ जुर्माना नहीं है हमारे यहाँ। देखिए सड़कों पे सर दरवाजे, गाड़ी की चलती हुई दरवाजे, गाड़ी के दरवाजे खोल के लोग थूकते हैं। हाँ, मतलब बात ये देखिए एक थोड़ा सा, मतलब माफी चाहता हूँ, अभी जिक्र हो ही रहा है तो आपको एक वो भी बता दूं कि ऊपर किसी ने मेरी गाड़ी गली में खड़ी है, किसी ने कोई सालन की प्लेट ऊपर से जो है नीचे फेंकी गाड़ी के ऊपर, यार देखें। बिल्कुल, बात ये देखें, बात ये जो अभी आप सुना होगा कि ये मैनपुरी वगैरह पे पाबंदी लगी है, इसलिए ना कि थूकते हैं लोग, थूक के शहर को गंदा करते हैं। वो वहाँ तो बड़ी दुकानों पे तो बिकनी बंद हो गई, छोटे छोटे केबिन्स पे आज भी बिक रही है। और मैं क्या कहूँ, कौन पैसे लेता होगा, कौन वो केबिनें रखवाता है, कौन छोटी दुकानों से भत्ता लेता है, लेकिन वो आज भी बिक रही है, क्योंकि वो जब तक बिकती रहेगी फिर हम पीक मारेंगे, फिर हम उसको गंदा करेंगे। तो बेसिकली इसको बहुत हैवी किस्म का, फिर जो जितना भी वो होता है, बाज़ शहर ऐसे हैं, मैंने देखा बाहर के मुल्कों में वो 3 किस्म के डस्टबिन रखते हैं। पहली डस्टबिन होती है रिसाइकिल की, एक होती है जो वेस्ट वाली होती है, और वो 3 किस्म की। यहाँ डस्टबिन ही नहीं होती। डस्टबिन रखे कैसे, डस्टबिन रखते हैं
तो वो कोई उठा के ले जाता है। हमारे यहाँ अपने घर में डस्टबिन रखने का सर कल्चर नहीं है। तो ये हम हुकूमतों पे तो बड़ा तनकीद करते हैं, तो ये जो अवाम का रवैया है, क्योंकि सफाई तो एक निस्फ ईमान है ना, हर किसी को साफ रहने का हुक्म भी हमारा जो इस्लाम भी है वो भी कहता है, तो ऐसा ना अच्छा हो कि हम खुद ही जो है अपने अपने घर से, अपनी दुकान से, अपने दफ्तर से या अपने स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे भी हम जाते हैं उसके बाहर से हम कचरा उठा लें, या इतना ही कर लें कि हम वहाँ कचरा ना फेंकें, तो भी एक तब्दीली आ सकती है। तो हमारी ये जो सोच है इसको कैसे बदल सकते हैं? देखिए ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन अगर मेरे दिल में भी ख्याल है कि मैंने एक चीज़ को थ्रो करनी है, उसके लिए कहाँ पर चीज़ें होती हैं। मैं आपको अभी बताऊँ, एक बड़ा पोश इलाका है जहाँ पर मैं गाड़ी में जा रहा था, तो मेरी बेटी ने कुछ वो खाया हुआ होगा KFC से लिया, तो उसने फेंकना था। तो उसे फेंकने के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर देखना पड़ा। 2 किलोमीटर बाद एक डस्टबिन नजर आई, एक अच्छी सी डस्टबिन नजर आई, लेकिन वो डस्टबिन तकरीबन कोई 10 गज या 15 गज उसके आगे भी कूड़ा था। यानी कि आप ये बताएं, एक डस्टबिन बदकिस्मती उसको फेंकने के लिए फिर वो 10 गज पहले ही उसको फेंकना पड़ा, उसके सराउंडिंग्स में जो पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ था। अच्छा, ये भी बहुत दफा देखने में आता है कि कूड़े का एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर लोग कूड़ा नहीं डालेंगे, उसके आसपास पूरा डाल के चले जाएंगे। उसकी वजह पता है क्या? वजह ये कि वो ऑलरेडी ओवर हो जाती है। जब वो भर जाती है ना, लोग बाहर भी फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, इसमें भी एक वजह है। लेकिन अगर उसको देख, पहले तो कैपेसिटी वो रखी कहाँ पर है। सही है सर, हम इस वाले से बात करते हैं, और बाकी ये अवाम का अपना तो एक किरदार है ही है, मगर वो उन प्लॉट से तो अवाम ने उठा के नहीं लेके जाना ना, वो तो हुकूमती जिम्मेदारी है। हम जरा आते हैं कि ये किस तरह ये मामला हल हो सकता है और किसको संजीदगी से जो है ना इस सारे प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा। एक वक्फा है मेरे दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, और आज हमसे कराची जो मसाइल हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा और अहम मसला जो है कि कराची शहर कूड़ा और करकट का ढेर बन चुका है, उस हवाले से हम इनसे बात करें। सर, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, वहाँ पर कचरे को भी रिसाइकिल करके सैकड़ों चीज़ें बना ली जाती हैं और कौमी ख़जाने के कई मतलब पैसे जो हैं वो बचा लिए जाते हैं। तो सर, हम कब इस तरफ जाएंगे कि हम कचरे को भी रिसाइकिल करके उससे चीज़ें बनाएं? यहाँ पर तो सबसे बड़ा मसला अभी कचरा उठाने का ही है, और कचरा उठाने के लिए भी काफ़ी पैकेजेस का ऐलान हुआ है, करोड़ों बल्कि अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो वो हो नहीं पाती। क्या लॉज कमज़ोर हैं? क्या समझते हैं सर आप? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये जो पहलू जिस पे आज हम डिस्कस करें ना, इसके असल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उनमें सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि आपने जैसे अभी कहा कि अरबों रुपए फंड्स मिलते हैं इसकी सफाई के लिए। मसला सारा ये, वो अरबों रुपए फंड्स मिलते भी हैं, लेकिन उसमें लगते कितने हैं? उसमें से अगर वो 60-70%, 75% भी फंड्स यूज़ हो जाए ना, कुछ आपको काम नज़र आए। मसला सारा हमारा ये है कि जी करप्शन, उसमें भी करप्शन है। यहाँ तक करप्शन है कि जो सफाई वाले वर्कर्स होते हैं वो भी कितने घोस्ट हैं, कितने सफाई वाले वर्कर्स घोस्ट हैं जो कि सैलरीज ले रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे। उनके पैसे उनके ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं। फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं वो खुद ऑलरेडी बिजी हैं। फिर हमारे पास फंड्स नहीं है, फिर हमारे पास बल्दियाती सिस्टम नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं सही होंगी उस वक्त तक उसके साथ फिर एक अपनी जिम्मेदारी। जहाँ तक आपने कहा कि 85% है टॉप 4 जो दुनिया की सिटीज़ हैं जो कि बेहतरीन सफाई में, क्लीन उसमें है, उनमें टॉप 4 सिटीज़ में एक सिटी ऐसी है, मैं नाम भूल गया हूँ, 85% तक वो उसको वेस्ट को अपने इस्तेमाल करते हैं। 85%। लेट्स सपोज कि 1000 टन उन्होंने उठाया, ठीक है, कचरा वेस्ट, उसमें से 850 टन वो उसमें यूज कर लेते हैं, उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। पेपर को पेपर में यूज कर लेते हैं, प्लास्टिक को प्लास्टिक में यूज कर लेते हैं, और सिर्फ 150 टन जो है वेस्ट होता है। कितने परसेंट? 15%। हमारे यहाँ आप छोड़ दें इसको, ये आप क्या उसको करेंगे रिसाइकिल? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मैं जानता हूँ कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनको ग्रीन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ग्रीन फैक्ट्रीज होने का, और वो बाकायदा एक्सपोर्ट पे उसका रिबेट लेते हैं, वो उसकी फैसिलिटीज लेते हैं। वो फैक्ट्रियां उन्होंने क्या किया हुआ है,
2 फैक्ट्रियों को ग्रीन किया हुआ है, वहाँ से वो टैक्स रिबेट ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और जो 12 और 14 फैक्ट्रियाँ हैं उससे बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है जिसमें वेस्ट भी आ रहा है, जिसमें पोल्यूशन भी है, जिसमें वो फजा को भी ख़राब कर रहे हैं। 2 सामने रखी हैं फैक्ट्रीज कि जी ये हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से वो इन्वायरमेंट वालों से भी ले रहे हैं और जनाब एक्सपोर्ट पे रिबेट भी ले रहे हैं, और बाहर जहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ भी। लेकिन आपको पता है ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें इंडस्ट्रियल, क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं, कराची इंडस्ट्री के हिसाब से भी बहुत बड़ा शहर है। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है ना, ये तो बहुत ही मतलब सम उसमें जो वेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ ऐसा होता है जो तकरीबन ज़ाया होने वाला होता है, दोनों को यूटिलाइज नहीं किया जाता। सर वो अभी आलूदगी का भी बायस बन रहा है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सर देखें हमारे यहाँ पे कचरे को उठाने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं है। जो मोहल्लों में और आबादियों में अगर कोई कचरा उठा रहा है तो वो प्राइवेटली कुछ लोग मिल के जो है वो हर घर से कुछ पैसे लेते हैं, 200-300 रुपये महीना, और वो कचरा उठा लेते हैं। अच्छा, ये इतनी बड़ी तादाद में ये जो कचरा उठाया जा रहा है, ये इसकी अपनी एक कीमत है। उस कीमत को मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है, पैसे बचाए जा सकते हैं, किसी ठिकाने लगाया जा सकता है, पता नहीं कितने नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। अच्छा, हम जितना लेट करते जा रहे हैं उतना ही ये कचरे के पहाड़ और बनते जा रहे हैं। हमारे लिए हर आने वाले दिन के साथ कचरे को उठाना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रोज़ाना हमारी आबादियाँ भी मतलब इतनी 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग किस कदर कचरा प्रोड्यूस करते होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप ये बताइए कि हुकूमत को इस वक्त सबसे पहले वो डोर का सिरा क्या होना चाहिए? अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अगर आप बात करें तो वो डोर का कौन सा सिरा होना चाहिए कि यहाँ से पकड़ के जो है ना काम शुरू किया जाए? सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ लॉक लगना चाहिए कि अगर लेट सपोज कराची की आबादी 2.5 करोड़ है तो इसको 2 साल के लिए इसमें पाबंदी लगा देंगे 2.5 करोड़ से बढ़ने ना पाए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर, कैसी कम की है उनको 1 करोड़ 60 लाख, वो तो पेपर पे तो देखें कुछ भी लिख दे, यही तो मसला है ना, हमारे यहाँ पेपर पे लिखा कुछ होता है और होता कुछ है। तो अच्छा, आबादी को कंट्रोल किया जाए। जी, सबसे पहले तो आबादी को कंट्रोल कर लिया। अच्छा। कि जी मतलब आप जो लोग मतलब माइग्रेट करके कराची आ रहे हैं उनको रोका जाए, उनको रोका जाए। कंट्रोल देखिए करने का उनको वो मतलब। कैसे रुकेंगे? उसके रुकने की वजह मैं आपको बताऊं, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया जा ठीक है। रहा। अगर एग्रीकल्चर हमारे यहाँ अच्छा कर दिया जाए तो जो लोग बाहर से हमारे यहाँ आते हैं, जब आप एक खेत है और वहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो रहा है, किसान को उसको और उनके रहने वालों को अच्छा सैलरी मिल रही है, वेज मिल रही है, उनका अपना सिस्टम सही चल रहा है, वो क्यों आएंगे कराची की तरफ? वो नहीं आएंगे। सर मैं खुद दूसरे शहर से आया हूँ, मैं आपको अपना वो बताता हूँ ज़ाती तजुर्बा, क्योंकि मैं क्योंकि यहाँ कराची में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से आके काम करते हैं, और नो डाउट ये एक बड़ी खूबसूरत फ़िज़ा यहाँ पे काम करने के लिए, प्रोफेशनली बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट है। जितने भी लोग अपने शहरों से उठ के यहाँ पे कराची में आके काम करते हैं, अगर उनको अपने शहरों में, अपने गांव देहात में जितनी कमाई वो यहाँ पे कर रहे हैं उससे आधी भी मिले तो वो वहाँ से एक कदम ही ना बाहर निकाले। एग्जैक्टली। तो इस काबिल दूसरे शहरों को बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे वो उनके रोजगार के मसाइल हल हो सकें। बिल्कुल, शहरों को नहीं, बल्कि मैं हमेशा बात करता हूँ देहातों की। हमें अपने विलेज एरिया को ना ज्यादा मजबूत करना है। जितना वो मजबूत होगा उतना शहरों पे दबाव कम होगा। जब मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसको कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि माइग्रेट करके माइग्रेशन जब रुक जाएगी तो फिर उसके बाद आप इंटरनल मैनेजमेंट को सही करेंगे। इंटरनल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो कच्ची आबादी। कच्ची आबादी का प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, वहां पर तो डस्टबिन कल्चर भी नहीं है ना। उन्होंने सारी चीजें एक शॉपर में डालनी होती हैं, उस शॉपर को ऐसे मारना होता है गिरा, और उसके बाद उसको शॉपर को कहीं भी फेंक देना होता है। कहीं भी नहीं, नाले में, समटाइम नाले के किनारे। नाले के किनारे अक्सर नाले में तो बाकायदा दिखाया गया है कि सीमेंट की बोरियां निकली हैं, ईंटें उसके अंदर से निकलती हैं। और बहुत से नाले तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी नालों की सफाई आपको पता चला, एक फैक्ट्री बनी हुई थी पूरे नाले की जमीन पे। वो उन्होंने नाले की जमीन पे थोड़ा सा भराई करके 4 मंजिला फैक्ट्री बना ली। देखिए हमारे कराची की सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बाकायदा सफाया, बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पर सफाया होगा, जब सफाया होगा तो सफाई होगी। यानी हर इदारे को अपना काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपना काम करना पड़ेगा, जो कच्ची आबादी को कंट्रोल करता है उस इदारे को अपना काम करना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन वाला इदारा है उसको अपना काम करना पड़ेगा। सारे इदारे मिल के काम करेंगे तो ये कहीं जाके हम 2-3 साल में रिजल्ट निकालेंगे। अदरवाइज जिस तरीके से ये चल रहा है ये आगे जाकर डिजास्टर है। इसके अंदर बहुत बड़ी यानी कि तबाही नजर आ रही है। ये नाले बंद हो जाएंगे,
अभी तो क्या हुआ, अभी तो बेसमेंट में पानी आया था, अभी क्या हुआ, अभी लोगों को 10-10 फुट 8-8 फुट पानी आया था घर पे। एक वक्त आएगा ये डूब सकता है कराची, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। ये कराची आपको पता है सतह समुंदर से नीचे है जी। अगर समुंदर ने हल्का सा पुश मारा ना, यही नाले हमारे लिए डिजास्टर बन जाएंगे। तो मकसद कराची के लिए तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये देखें, बात फिर वही, इतनी दफा ये बात चैनल्स पे प्रोग्राम्स में आ चुकी है कि कराची 70% रेवेन्यू देता है। ये इतना आ चुका है ना कि मेरा ख्याल अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पर एक हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है उसमें, हमारे पूरे मुल्क को कराची के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और वो लोग जो कराची में बाहर से आए हैं, हम सबको मिल के सोचना पड़ेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे जो बाहर से आए हैं, उनके अब जहाज जला के आए हैं, वो अगर जाना भी चाहें, क्योंकि हम आदी हो जाते हैं ना। सर सियासी मफादात की वजह से क्या ये मसला अभी तक कायम है, या अगर हमें इस मसले के हल के लिए कुछ उम्मीद लगानी है, कुछ तवक्कुआत रखनी है, तो भी हम ये मतलब इन हुकूमतों को ही हम देखेंगे, या इसमें अवाम खुद अपना किरदार अदा करके कुछ एक मेजर चेंज पैदा कर सकते हैं? देखें बेसिकली बिल्कुल इसमें अवाम का किरदार है, लेकिन अवाम कर नहीं सकती। अच्छा। अवाम जब करेगी जब गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी, जब गवर्नमेंट सफाई का सिस्टम लाएगी, जब गवर्नमेंट वहाँ पे बड़ी डस्टबिन्स रखवा देगी, जब गवर्नमेंट उस कचरे को उठाने के लिए भी सिस्टम बनाएगी, तब अवाम करेगी। मैं मानता हूँ कि अवाम का बहुत हिस्सा है, लेकिन अवाम क्या करेगी मुझे बताएं, जब तक कि वो चीज़ गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं होगी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सियासत तो इतनी है यहाँ, इतनी है, हर चीज़ में सियासत है, इसमें भी। उसके अलावा मेन चीज करप्शन। जब तक करप्शन कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि देखिए फहीम साहब मसला ये है, जो पैसा हमें मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, पैसा मिल रहा है सफाई का, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा ना सफाई पे। पैसा मिल रहा है सफाई के लिए, उसको कुछ लोग साफ कर रहे हैं, साफ करके अपने पॉकेट में रख रहे हैं। तो असल में एहतसाब नहीं हुआ कोई? अभी आपने देखा होगा शायद एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है जिसमें वो एजेंसीज रिश्वत के पैसे गिन रही हैं। वो किसी बेसमेंट से निकले, पता नहीं कहाँ से, एक आपको पता बलूचिस्तान में भी निकले थे। तो जब तक वो ये जो सफाई करते हैं ना, करप्शन करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी जो सफाई करती है, और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर करप्शन पकड़ना बहुत मुश्किल है जब तक के, क्योंकि आप ये बताएं, अब उसको सफाई के पैसे, सफाई हो गई जी, मैंने तो कर दी थी, आज की सफाई का ऑडिट कल कैसे होगा? तो सर, तो हर इन शॉर्ट के हर चीज में यहाँ पर करप्शन है, और करप्शन उसकी बुनियाद है। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, और बिल्कुल मैं सर, तो करप्शन इसी तरह खत्म हो सकती है ना कि आपके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो, सजाएं लॉज स्ट्रिक्ट है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सर इम्प्लीमेंटेशन की लॉज है, लॉज आज भी है सर। आप जाए ना कोई कंप्लेन करके किसी करप्शन की, कोई नहीं पूछता। मैं कोर्टों में गया हूँ, मैंने देखा करप्शन रोकने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की है जो मेरे सामने आई, लेकिन बहुत मुश्किल काम। सर तो ये लॉज स्ट्रिक्ट तो ना हुए ना। स्ट्रिक्ट लॉज तो ये होते हैं कि आपको अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको सजा मिले। देखें बात ये है कि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, पैसे लेते हुए पकड़े जाओ, पैसे देके छूट जाओ। जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। करप्शन खत्म नहीं होगी तो ये जितना, और खास तौर पे ये जो जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो बहुत करप्शन है। सही है सर। हुकूमतों को किस हद तक फंड्स जारी करने की ज़रूरत है? क्योंकि सर जो फंड्स इशू किए जाते हैं इस कराची शहर की सफाई के लिए, और जब इसमें मतलब सिटी गवर्नमेंट ने भी कोशिशें की हैं, इसमें सूबाई हुकूमतों ने भी की है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी आके जो है वो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके भी पूरे शहर से वो उसके लिए भी कोशिशें की हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप मुझे बताएं, क्या इसमें पैसे अगर ज़्यादा इस काम के लिए रखे जाएं तो सफाई मुमकिन है, या ये कोई अलग ही किस्म के लोग आएंगे और काम हल करेंगे? इसके अंदर $1 ट्रिलियन रख दिए जाएंगे ना, और सफाई करने वाले, पैसों की सफाई करने वाले होंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले जो पैसों की सफाई करते हैं ना, उनका खात्मा करना पड़ेगा। बजट मसला नहीं होता। मैं कहता हूँ जितना बजट है ना अभी उसी के अंदर अगर काम हो, और फिर मैं ये भी कह रहा हूँ भाई 10% खा लो, 15 खा लो, 85 भी लगेगा तो आपको नजर आएगा। यहाँ पर सर टोटल क्लीन है। ये पैसों की सफाई करने वालों की सफाई करें, उसके बाद जितने पैसे हैं, कोई जरूरत नहीं बजट बढ़ाने की, पहले तो आप उन पैसों को तो यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच ताहिर रिजवी साहब, आप तशरीफ लाए और आपने बड़ी तलख बातें जो है वो सुबह सुबह की, जो हकीकत है ऐसा ही है, दुख है हम सब कराची वालों को जब ये देखते हैं हम कचरे के ढेर।
दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। इमरान खान साहब ने 18 अगस्त 2018 को हल्फ उठाया और वो नए पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में मसरूफ़ हो गए, लेकिन जो उनके मुखालिफिन थे वो पहले दिन से ही उनकी मुद्दत पूरी करने के हवाले से क्यास आराइयाँ करते आ रहे हैं। ताने देने वालों ने बहुत ज़्यादा ताने भी दिए और अब तकरीबन 3.25 साल गुजर गए हैं और इमरान खान साहब की जो टीम है उन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी देखे और जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त मुल्क एक कह सकते हैं कि मुश्किल दौर से गुज़र रहा था। हमें काफ़ी मसाइल का सामना था, हमें महंगाई का सामना था, बैरूनी कर्ज़ों का बोझ हम पर बहुत ज़्यादा था और सबसे बड़ा जो सामना था वो हमें करप्शन का सामना था। इसके अलावा जो एक और चैलेंज था जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई वो था कोविड-19 का। लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े रहे और उनका एक जुमला कि घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक भी बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस जुमले को इनके इमरान खान साहब के इस जुमले ने उन लोगों को हौसला भी दिया। और मज़ीद इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगली हुकूमत भी उनकी होगी और मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा, क्योंकि हम अभी जो माशी अदाद शुमार देख रहे हैं उससे ये लगता है कि मुल्क अब तरक्की की सतह पर जो है वो मतलब तरक्की की सतह पर गामज़न है। तो आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ इसी हवाले से आज बड़े एक ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं और ये मईशत के हवाले से अपना एक ख़ास तज्ज़िया भी रखते हैं। तज्ज़ियाकार हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, क्या बात है, ज़बरदस्त। सर अभी इमरान खान साहब का जो बयान है वो मैं आपके सामने जो है एक दफ़ा दोहराता हूँ ताकि उसके बाद फिर आपके पास। उन्होंने कहा अपोजिशन पर तरस आता है, मुझे फ़िक्र पड़ गई है कि ये अब साथ रह पाएंगे या नहीं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अगली हुकूमत में मुल्क मज़ीद आगे जाएगा और तरक्की करेगा। तो क्या समझते हैं आप अगली हुकूमत के बारे में? फ़हीम भाई, मैं दुआ तो मेरी भी यही है कि ऐसा ही हो और अभी तक की परफॉर्मेंस ठीक है। हाँ। लेकिन देखें ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ और हैं। गवर्नमेंट को जो है ना वो या खान साहब की हुकूमत को इस वक्त दो महाज के ऊपर जो है ना बड़ा चैलेंज का सामना है। नंबर एक इकोनॉमिकल या माशी महाज के ऊपर और दूसरा सियासी महाज के ऊपर। आपके सामने जहांगीर तरीन साहब का अलग होना और फिर उसके बाद दीगर सियासी पार्टियों की तरफ से प्रेशर और फिर कुछ रिसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं जी तो उनके बाद वहाँ पे उनको अच्छे खासे चैलेंजेस का सामना है। ठीक है। अच्छा, मुझे अक्सर जो है ना वो शेख रशीद साहब का जो ये बड़ा मशहूर जुमला है कि मौलाना मारे थे मौला नहीं मरता, तो इसको मैं अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं कि यानी खान साहब की जो जरदारी साहब ने जैसे फरमाया था कि ये अपनी गलतियों से ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये लोग गलतियां ना करें तो डेफिनेटली दे कैन परफॉर्म। राइट नाउ देयर इज़ नो सच एन अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक दैट कैन परफॉर्म। राइट ना, क्या ऐसी बुनियादी गलतियाँ देखें ना जी। अब फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म साहब तो उनके इर्द गिर्द भी हज़ारों किस्म के मुशीर होंगे। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें होंगी, पूरी हुकूमत है। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो मुझे नहीं पता होता कि मेरे ऑफिस के इंटरनली क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो तो फिर गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इनसाइड जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही होती है, तो उनका समटाइम खान साहब को भी अंदाज़ा नहीं होता, समटाइम उनके मुशीर भी उनको गलत मशवरे दे रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो उसूल के मुद्दे की बात है उसके ऊपर। जी, हुकूमत के बड़े दावे हैं कि जी
इकोनॉमी जो है ना वो बहुत अच्छी राह के ऊपर गामजन हो गई है और हर तरफ जो है ना वो चैन और चैन सुकून ही सुकून है, जबकि दूसरी तरफ आप जो हमारे अपोजिशंस वाले हैं उनकी बातें सुने तो वो अलग उनका कहना है कि जी मईशत का कोई हाल ही नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, लेट मी कोट दी फिगर्स। जो आपके जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। अच्छा, ठीक हो गया। इधर आप हुकूमत से पूछें, हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे दिए हैं, अब कौन सच कह रहे हैं? अब मुझसे पूछें, जी तो बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, तो आई विल कोट यू द फिगर, बोथ आर राइट। अच्छा, उन्होंने बहुत कर्जे लिए हैं और वो फिर आगे आवाम को बहुत कर्जे दिए हैं। नहीं, बहुत कर्जे अदा किए हैं इंटरनेशनली। अच्छा, ठीक है। मतलब ठीक है ना? करंट हुकूमत का कहना है कि हमने कर्जे अदा किए, उन्होंने अपोजिशन का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब का फिगर उठा के बता रहे हैं ये अपने। ऐसा भी है कि कर्जे भी इन्होंने रिकॉर्ड लिए, इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने अदा भी रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है ना? तो जब अपोजिशन वाला उठता है वो अपनी मर्जी का फिगर उठा के कौम को बताता है, ये उठते हैं ये अपनी। भाई रियल कहो ना। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आपका करंट अकाउंट सरप्लस में, जो पॉजिटिव बात है इस गवर्नमेंट की, अब वो हुआ है या किया है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं बताता हूँ जी, सबसे ज़्यादा जो इस गवर्नमेंट को बेल आउट किया है वो फॉरेन रेमिटेंसेस, जो वर्कर्स की रेमिटेंसेस जो आई हैं इस माशी साल में 2021 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें 2020-21 में उसने इस गवर्नमेंट को बेल आउट किया है। ठीक है। अगर ये रेमिटेंसेस ना होती तो इस वक्त हमारी पोजीशन मॉनेटरी महाज के ऊपर बहुत वर्स्ट होनी थी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना था। अब ये रेमिटेंसेस की जो आने का जो चीज़ है ये कंसिस्टेंट है, परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, इसके ऊपर दो राय पाई जाती हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ के बोरिया बिस्तर गोल करके आए कोविड की वजह से तो वो अपने पैसे लाएं। अच्छा, हुकूमत का ये कहना है कि इन्होंने रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, उससे पहले भी जो FATF वालों ने जो कवानीन लाए तो उसकी वजह से आपको याद हो तो बैंक्स वगैरह ने डिपॉजिट्स और रिसीट्स के ऊपर अच्छी खासी पूछगछ शुरू कर दी थी। इसकी वजह से लोगों को मजबूरन ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजना पड़े, वरना कोविड में जब पूरी दुनिया बंद थी तो कौन कमा रहा था और कौन भेज रहा था। लेकिन चीज़ें हमारी रेगुलाइज हुई, जो लोगों की रूटीन इनकम थी वही इम्प्रूव होती रही। अल्लाह करे कि आगे भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए और गवर्नमेंट इसी तरह के इकदाम करती रहे। लेकिन अब इसने इम्पैक्ट किस चीज़ को किया? बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आई, उसने आपके इसको स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाया। अब इसको ये लोग अलग शो करते हैं, हमारे ज़खायर इतने बढ़ गए। भाई बढ़ गए तो आपने कर्जे भी लिए। हाँ, लेकिन जो भी रीजन रहा, चाहे कोविड रहा, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो हमारे बढ़े हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उसकी वजह फॉरेन रेमिटेंस। सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोस्तों दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बात कर रहे हैं आज हम हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें, जैसे माशी आदाद व शुमार देखने में आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और उससे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की सतह पर है। लेकिन सर, एक और बात अच्छे नहीं है, ठीक है, वो आप उसमें हमें फैक्ट्स बताइएगा। लेकिन कोविड की अगर बात की जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया की तमाम जो ममालिक हैं वो माशी तौर पर वीक हुए हैं, उनकी इकॉनमी जो है वो कमज़ोर हुई है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या आप कहेंगे उसकी हम हुकूमत की हिकमत अमली उसको कह लें या कोई और फैक्टर्स आप हम हमसे जानना चाहेंगे। लेकिन ये तो फैक्ट है कि पाकिस्तान की मईशत उस तरह से नहीं गिरी जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ मुतासिर हुए। तो सर, लेकिन इसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को कब पहुंचेगा? देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान की मईशत ने बहुत तरक्की की है, ठीक है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ना वो अपने जो उनकी पब्लिक है उनका लॉकडाउन उन्होंने किया तो उनको स्टेशनरी तक के पैसे जो है ना गवर्नमेंट दे रही है। तो सर, तो वहाँ पर तो है ना, वहाँ पर तो इलाज के पैसे भी मिलते हैं। नहीं, इकोनॉमी गिरी है ना, उनकी भी इकोनॉमी गिरी है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई तो जनरल पब्लिक को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ ना? बेसिकली अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही हैं ना, उनमें देखें चार सबसे जो गरीब आदमी से जो रिलेटेड है ना वो चार चीज़ें हैं। वो हैं, क्या है? नंबर एक, आपकी पावर्टी बेस क्या है। नंबर 2, इन्फ्लेशन क्या है आपका, सही है, ठीक हो गया। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक हो गया। नंबर 4, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने किस हद तक ईज़ ऑफ डूइंग
बिजनेस के ऊपर काम किया। मुझे इन 4 में से कोई एक इंडिकेटर बता दें अगर वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो। इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है 16%। इन्फ्लेशन रेट तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक यानी नहीं। खुराक का इन्फ्लेशन 16% है। इसी तरीके से अगर आप बात करें अनएम्प्लॉयमेंट तो वो 5% को टच कर चुकी है। 5% का मतलब ये कि आपकी 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसका 5% बेरोजगार बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं हमने कामयाब नौजवान। अच्छा देखिए, इसकी ये जो मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना चौधरी साहब, अगर ये इसकी जगह कोई भी हुकूमत होती है, किसी भी मुल्क की अगर अच्छी लीडरशिप इन हालात में, इस गुर्बत के हालात में, तो उसके लिए भी ये चैलेंजेस इतने ही बड़े थे, कोई ज़्यादा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क ना होता, कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती। अच्छा, अभी वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड इंटरनेशनल रेमिटेंस जो है वो आई हैं, ठीक है। इसमें 2 पहलू आपने खुद ही जिक्र किया है। ये हो सकता है कि या तो इत्तफाक वो कोविड की वजह से लोग मूव हो रहे थे, निकाल रहे थे, उन्होंने अपने सारे कमाइयाँ लेके पाकिस्तान आए, तो इस वजह से उन्होंने कहा देखिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कोविड के बाद भी क्या ये इतने बरकरार रहेंगे, पता फिर चलेगा। फिर आपने कहा रिकॉर्ड बरामदात हुई हैं हमारी, ठीक है, हमने बहुत एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी वाकई बढ़ी हैं, उसमें भी इस हुकूमत का कितना किरदार है, या ये कोविड के साथ ही जहाँ उसके बहुत सारे नुकसान थे तो साथ एक फ़ायदा था। डॉलर की कीमत के हवाले से, और फिर 3 साल में जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है 11,900 अरब 3 सालों में इकट्ठा किया है। पिछली हुकूमत ने 5 सालों में 15,000 अरब के करीब जो है वो टैक्स इकट्ठा किया था। तो ये इसमें ये जो बेहतरियां हैं इसमें इनका कितना कमाल है, जरा ये बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने 3, 4, 5 चीजें एक साथ ऐड ऑन कर दी हैं और मेरे दिमाग से भी निकल गई। मैं आपको याद करवाता रहूंगा। तो पहला आपने किसी रेमिटेंस सर, फॉरेन रेमिटेंसेस में होता ये कि देखें करंट अकाउंट में आती है। जब करंट अकाउंट में आती है तो करंट अकाउंट बढ़ता है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपके करंट अकाउंट बढ़ गए। इसी करंट अकाउंट के बढ़ने की वजह से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है, तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया इसी वजह से। उसके बाद आपका करेंसी स्टेबल होती है, आपने देखा डॉलर नीचे आया इसी वजह से। तो सिर्फ एक रीज़न फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वो ग्रोथ आई है, तो उसकी वजह से इतने सारे इम्पैक्ट आ गए कि आपका जो करंट अकाउंट था वो सरप्लस में आ गया, आपकी करेंसी स्टेबल होगी। लेकिन ये मॉनेटरी, असल में एक इकोनॉमी में ना 2 पॉलिसीज होती है, एक मॉनेटरी एक फिस्कल। मॉनेटरी, ये मॉनेटरी ये तो मॉनेटरी, हाँ, ये उसका इम्पैक्ट, तो ये बरकरार नहीं रहने वाला। ये बरकरार डिपेंड करता है। अगर तो ये कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी ग्रेट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देखें आप अगर गवर्नमेंट वालों के फिगर उठाएंगे ना, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट पूरे साल की ओवरऑल बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। जो ऑपोजिशन वाले क्लेम कर रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। क्या इंपोर्ट हुआ है? इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। इंपोर्ट्स में हमने कॉटन बीट को ज़्यादा इंपोर्ट किया और इसके अलावा जनरल आइटम्स भी बढ़े हैं। अगर कहेंगे तो मेरे पास मंथली फिगर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमने इंपोर्ट किया है, मतलब लाइक हाँ, ये तो आपके सामने है ना कि पहले गंदम का चली गई बार, फिर आ गई, तो वो उस इंपोर्ट की वजह से पिछले 4-5 महीने से हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो स्टेटिक हैं। 300-350 से 400 बिलियन रुपीस के दरमियान है ये फिगर। इसी तरीके से हमारी जो इंपोर्ट्स हैं ना वो 800 बिलियन पे पहुंच चुकी हैं लास्ट अप्रैल का जो मेरे पास फिगर है। तो अब 400 और 800, तो ट्रेड डेफिसिट आपका 400 बिलियन पर मंथ का बनता जा रहा है। ये पिछले 6 महीने की बात करो, छोड़ दें कि ओवरऑल पूरे साल की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। ओवरऑल भाई आपने पिछले साल में कितना कमाया था, छोड़ देना उसको। पिछले 6 महीने से आपकी क्या हिस्ट्री है वो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो स्टेटिक लेवल पे आ चुकी है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अब उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, उसकी रीज़न पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इंटरनेशनली हो सकता है, उसकी रीज़न हो सकती है आपने कॉटन को जो है ना वो इम्पोर्ट किया, आपने व्हीट को इम्पोर्ट किया, व्हाट्सएवर द रीज़न में भी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दैट इज़ द कंसर्निंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट। इसके ऊपर वो 1 साल के फिगर को बैठ के ढोल नहीं बजाने चाहिए। दे शुड वर्क कि ये जो एक्सपोर्ट की हमारी फिगर जो स्टेटिकनेस के ऊपर आ गई हैं, इसको कंट्रोल करें, इंपोर्ट्स को कम करें, ताकि जैसे करंट अकाउंट सरप्लस में है तो ये ट्रेड अकाउंट भी सरप्लस में है। ट्रेड अकाउंट इसका डेफिसिट में है। 500 बिलियन पर डॉलर का हमारे को ट्रेड अकाउंट में, ट्रेड अकाउंट का मैं डिफरेंस बता दूं आपको। ट्रेड अकाउंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ फौरी ब्रेक पे जाना है। डॉलर की कीमत के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से हमें आके बताइएगा। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और पाकिस्तान की माशी तौर पे
जो सूरत हाल है इस हवाले से बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, वक्फे से पहले आप इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के बारे में आपने जिक्र किया, आपने एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो है बताया। जो मेरा सवाल था, काफ़ी तवील सवाल था, उसके बहुत सारे पॉइंट्स है, उनमें से एक ये भी था कि डॉलर की कीमत जो है वो भी एक जगह पे रुकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इससे पाकिस्तान के माशी हालात पे क्या फ़र्क पड़ा करता है? और दूसरा, जो टैक्स कलेक्शन में भी जो एक अदाद-ओ-शुमार हमने देखे हैं वो बड़े हैरान कुन है, बल्कि मुतासर कुन है। अच्छा देखिए, डॉलर रेट की जहाँ तक बात की जाए ना, तो डॉलर रेट में जो स्टेबिलिटी आई थी वो मैंने आपको बताया ना, करंट अकाउंट क्योंकि सरप्लस में आया है। हाँ, वो आप और बता सरप्लस में आने की जो रीज़न है वो फॉरेन रेमिटेंसेज है और कुछ लोन्स वगैरह जो इशू किए थे 2.5 बिलियन के करीब अभी गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे अच्छे खासे पैसे गवर्नमेंट के पास आ गए थे और पेमेंट्स कम थी, तो उसने सरप्लस दिखाया। तो जाहिर है जब सरप्लस और रिजर्व्स बढ़ेंगे तो आपकी जो करेंसी है वो स्टेबल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगी तो दोबारा से वो पोजीशन आ जाएगी, कंसिस्टेंट रखेगी तो ये पॉलिसी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और ये इसका डॉलर रेट का डायरेक्टली जो है ना वो रिलेशनशिप नहीं है इन्फ्लेशन से या गरीब आदमियों से रिलेटेड आइटम से, सिवाय पेट्रोल के या चंद एक चीज़ें और हैं जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है ना, हुकूमत की मॉनेटरी परफॉर्मेंस से इसका ताल्लुक है। जो फिस्कल परफॉर्मेंस है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसी है, बजट एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट का जो ताल्लुक है वो है टैक्स कलेक्शन से। अच्छा, टैक्स कलेक्शन में भी आपने जैसे सवाल किया था कि रिकॉर्ड जो है ना वो खान साहब ने भी बयान दिया कि 4,000 को क्रॉस कर लिए, 4,100 बिलियन को। बहुत अप्रिशिएबल इकदाम है, बहुत ज़बरदस्त काम किया कि 4,100 अरब रुपए किया है। लेकिन इसके मुकाबले में जो हमारा जीडीपी जो क्लेम कर रहे हैं ये इनके, मैं अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के फिगर कोट कर रहा हूँ, 47,790 बिलियन ये इन्होंने क्लेम किया है जीडीपी फॉर द ईयर 2021 में जो एंड हो रहा है 47,790 रुपए। और उसके ऊपर इनकी टैक्स कलेक्शन आ रही है 4,100, 200, 300 तक पहुंच जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी तो। लेकिन अगर मैं इसके मुकाबले में कंपेयर करता हूँ 2018 का फिगर, तो उसमें हमारी थी 3,843 रुपए और 3,843 अरब रुपए। अब उसके मुकाबले उस वक्त जीडीपी था करंट प्राइस के ऊपर 34,616, यानी 34,000 पे टैक्स कलेक्शन आपके पास आ रही है 3,843। और यहाँ आप जो 47,000 48,000 तक लेके चले गए जीडीपी को और टैक्स कलेक्शन 4,100 अरब रुपए। तो अगर इसको हिस्टोरिकल टर्म्स में टैक्स टू टैक्स कंपेयर किया जाए तो इम्प्रूव है। अच्छा। लेकिन अगर टैक्स टू जीडीपी के मुकाबले में देखा जाए तो ये अब या तो टैक्स के फिगर में कोई कमी बेशी है या फिर जीडीपी के फिगर में कमी बेशी है। सिमिलरली कमिंग बैक टू 3.94 की जो ग्रोथ शो कर रहे हैं, अब उस ग्रोथ में भी जो है लास्ट ईयर 3.31% एग्रीकल्चर में टोटल ग्रोथ थी, इस साल वो कम होकर 2.77% ग्रोथ हो गई है। ठीक है। दूसरी सर्विसेज में जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें एक्सपोर्ट्स की वजह से -3.77 से 3.57 प्लस के ऊपर आई है ग्रोथ। सर्विसेज में -0.55 से 4.43 प्लस पे आई है और ओवरऑल 3.94 आई। लेकिन जो 3.31 एग्रीकल्चर जो ज़्यादा तबका जिससे वाबस्ता है, उसमें ग्रोथ में डिक्लाइन है, 2.77 है। अच्छा, उसके ऊपर फिर मैं ये इस किस्म के भी दावे देख रहा हूँ कि बम्पर क्रॉप हुई है और ये हुआ है और वो हुआ है। तो मेरा हुकूमत को मशवरा यही है कि इस टाइम पे अगर हुई भी है ना क्रॉप के हवाले से, तो इस टाइम पे मैनेजमेंट का इशू है। जो लोअर लेवल के ऊपर जो इश्यूज आ रहे हैं, जो कि रिपोर्ट भी हो रहे हैं मेरी अपनी नॉलेज में। तो आप कह रहे हैं जो बम्पर क्रॉप हुकूमत कह रही है वो नहीं हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि चावल की, गन्ने की जो फिगर बता रहे हैं जो इनकी अपनी पाकिस्तान जो है वो इजाफा जो पाकिस्तान सर आप पूरा ओवरऑल एग्रीकल्चर का मेरे ख्याल से बता रहे हो, पिछले से कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल। सर ये जो जीडीपी ग्रोथ बताई जा रही है कि 3.94% 4% तक हो गई है, तो ये भी क्या गलत ग्रोथ बताई जा रही है? क्योंकि और चीजें भी तो होती है ना, किस तरह से आप बताएं जीडीपी ग्रोथ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? क्या जो आपकी सनतें हैं वो आपके एग्रीकल्चर हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स हो गई, आपकी सर्विस इंडस्ट्री या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप कहते हैं सर्विस, हाँ 3 मेन कैटेगरीज हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि ये कैटेगरीज परफॉर्म कर रही हैं, तो ये झूठ है ये? देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा झूठ है सर, लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप
वो जो अदाद-ओ-शुमार जो है वो आप कोई ना कोई रीज़न उसका बता रहे हैं कि इस वजह से ये हुआ, ये इत्तेफाक से हो गया या ये सही नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये मैं भी नहीं समझ पा रहा ना, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि 3.77 से और 2.38 के ऊपर अगर फिगर वो आपकी ग्रोथ आ रही है उसकी एग्रीकल्चर की, और आप ये क्लेम करें कि जी हमारा जो दावा है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है, तो कैसी आई है? यही मैं पूछ रहा हूँ। 3.31% थी लास्ट ईयर ग्रोथ। अच्छा। जो इनकी अच्छा, इसका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स टेबल नंबर 6 है, कोई जाके चेक भी कर सकता है। और 2.77% जो है ना, ये इन लोगों ने इस साल की प्रिडिक्ट की है। तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ में कमी आई है। ठीक है, मजमूई तौर पे 4 चीजें और ऐड करके फिगर जो है वो ज्यादा। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। आपने ठीक है, जो अभी तक हमारी गुफ्तगू रही उसने आपने ये कहा कि जो अपोजिशन की जानिब से जो इल्जामात आ रहे हैं या जो तनकीद की जा रही है, जो फिगर्स वो बता रहे हैं वो भी फिगर्स गलत नहीं है, और जो ये बता रहे हैं ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अपनी जगह दोनों सही। अच्छा, अपोजिशन की वजह से इन्हें शदीद तनकीद का सामना रहा है और बड़े चैलेंज का सामना रहा है, तो ये एक सवाल उठता रहा है कि क्या ये अपना वक्त जो है वो पूरा कर पाएगी ये हुकूमत? एक तो इस बारे में शॉर्टली बता दीजिए, और अगली हुकूमत के हवाले से पर तोलती हुई भी नजर आ रही है मौजूदा हुकूमत, इस बारे में भी थोड़ी सी अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि अगर इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सही रास्तों पे गामजन रहती हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस इंप्रूव रहती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती हैं, और अगली मरतबा ये जो आम आदमी से रिलेटेड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इसके ऊपर ये लोग कंट्रोल करते, तो नो डाउट गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है माशी हवाले से। और सियासी महाज के ऊपर ये क्या रंग लेती है वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर एक अलग निशस्त वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जहांगीर तरीन फैक्टर क्या है, उसमें बिलावल का या पीपल्स पार्टी का क्या रोल है, या जो इस वक्त जो तब्दीलियाँ आती जा रही हैं हालात में, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने, अच्छा ये बहरहाल मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि पिछले साल से या पिछली हुकूमत से इम्प्रूवमेंट है, ये बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कंफ्यूज होने की पब्लिक को जरूरत इसलिए नहीं है कि अपोजिशन वाले अपने मतलब के फिगर उठाते हैं, गवर्नमेंट वाले अपने फिगर उठाते हैं। जो इम्प्रूवमेंट है वो मॉनेटरी टर्म्स में ज़्यादा है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीज़ें डायरेक्टली जिससे गरीब आदमी से ताल्लुक होता है उसके ऊपर अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अगर ऊपर वाली चीज़ें इम्प्रूवमेंट में कंसिस्टेंसी रहती है तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि ये वाली चीज़ों के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन एक खान साहब से गुजारिश है कि मैनेजमेंट को अच्छा करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अच्छा करें, रिपोर्टिंग इनको आगे सही नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपका। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम को आपने यकीनन पसंद किया होगा। अपनी जो राय है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, ज़हरा रज़ा, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।